द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, मेरा ये मानना है, मैंने कभी भी ये नहीं कहा था आपको कि बाजार लंबी मंदी में जा रहा है। कुछ मैसेज एक आध ने लिखा भी, साहब आपके विचार बाजार से मेल नहीं खाते, भाई क्यों खाएं माल से। मैं कोई उड़ती बात नहीं कहता हूं, चलती फिरती बात नहीं करता हूं। मैं एक बहुत गहन अध्ययन के बाद कोई बात कहता हूं, और मैंने जो विश्लेषण किया था वो विश्लेषण सही पाया गया है और सही पाया जाएगा, क्योंकि फोर्थ क्वार्टर्स के रिजल्ट आने का समय नजदीक आ गया है। आईटी के भाव गिरे तो आईटी के शेयरों के बारे में गलत न्यूज देना चालू कर दिया, साहब ये तो ये हो गया वो हो गया, होल्ड पे कर दिया ऑर्डर्स को। कल शेयर बढ़ गए तो फेवर में न्यूज आ गई है। तो वही बात है, जब शेयर घटता है या बाजार का सेंटिमेंट खराब होता है तो उसके अगेंस्ट में वैसी ही अगेंस्ट न्यूज देने वाले आ जाते हैं, नेगेटिव न्यूज देने वाले आ जाते हैं। There will be a good flow of negative news if the market comes down, and if the market goes up, the flow of positive news will start. लेकिन सवाल यह है कि आम आदमी बेचारा छोटा इन्वेस्टर, इनोसेंट इन्वेस्टर कहां जाए और क्या करे। देखिए, स्मॉल इन्वेस्टर इस बाजार की रीढ़ की हड्डी है। रिटेल इन्वेस्टर मान लीजिए, स्मॉल मत मानिए। रिटेल इन्वेस्टर इज बैकबोन ऑफ द मार्केट। ऐसी सूरत में मेरा आपको यही कथन है कि सावधान रहें। फर्जी खबरों से या कोई भी खबर आती है, छोटी मोटी कोई भी अगेंस्ट में खबर आती है, उससे विचलित मत होइए। कोई शेयर आपने अगर पढ़ लिख के खरीदा है और अच्छे एनालिस्टों के, फाइनेंशियल एडवाइजर के अच्छे उसके कहने से खरीदा है, तो उसमें कोई घबराने की, कोई चिंता वाली बात नहीं। कोई भी कंपनी, आज आप बताइए, रिलायंस ऐसी कंपनी है, एल&टी कंपनी है, एचडीएफसी बैंक, ये कहां जाने हैं? और ये गए ना। अगर मान लो इस लेवल की कंपनियां फेल होती, 5-10 कंपनियां फेल हो जाए, तो हमको जो ये पेंशन वेंशन मिल रही है ना, ये कुछ नहीं मिलेगी। कहां से पैसा आएगा? पैसा कौन देता है देश में? एक तो हम इनकम टैक्स देते हैं, पर्सनल टैक्स है। एक कॉर्पोरेट टैक्स है जो कंपनियां इनकम टैक्स कमाने के बाद देती हैं, प्रॉफिट में से देती हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और एक कंपनियां जो प्रोडक्शन करती हैं उस पर जीएसटी चुकाती हैं। अगर वो एक्सपोर्ट करती हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटी चुकाती हैं, इंपोर्ट करती हैं, इंपोर्ट ड्यूटी चुकाती हैं। और कुछ ऐसे आइटम हैं जैसे पेट्रोलियम है, शराब है, इन पर एक्साइज ड्यूटी लागू होती है, वो एक्साइज ड्यूटी चुकाती हैं। तो दीज कंपनीज आर द अर्निंग हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट। आप जैसे अकेला रिलायंस इस देश की 7-8% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है, अडानी 5% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं। और इसी प्रकार से जैसे इन्फोसिस है, टीसीएस है, एचसीएल टेक्नो है, मतलब ये विप्रो है, एलटीआई माइंट्री है, ये कंपनियां भी देश में करीब करीब 8-9 लाख करोड़ रुपए का, एक 4-5 और तो लाती हैं, खैर वो तो 15-20, 18-20 करोड़ का इंपोर्ट एक्सपोर्ट है सॉफ्टवेयर का। वो कंपनियां भी देश को एक बहुत बड़ा संबल दे रही हैं। और ये जितने आज कारें बिक रही हैं, स्कूटर बिक रहे हैं, मोटरसाइकिलें बिक रही हैं, अच्छे अच्छे इंग्लिश स्कूल चल रहे हैं और फ्लैट्स बिक रहे हैं, ये सब उस आईटी सेक्टर के कारण है। तो मुझे कहा भी एक आधे मैसेज में, टोंट में, साहब आपका आईटी सेक्टर, मैं कहा आईटी सेक्टर, मैंने मन में ही कहा आज ही आईटी सेक्टर गिर गए, उसके मजे ले रहे हैं मुझसे। लेकिन खैर, मैं इन चीजों से कोई बात नहीं, मैं उन चीजों कोई बात नहीं, ये तो हंसी मजाक की बातें करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सभ्य भाषा का उपयोग करें। हंसी मजाक भी होनी चाहिए। वी शुड नॉट ऑलवेज रिमेन सीरियस। जो बाजार की थकावट को मिटाने के लिए मजाक होनी चाहिए, लेकिन वो ठीक था, उसकी भाषा ठीक थी, मुझे उससे कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन मेरा इतना ही निवेदन है कि आप लोग विचलित ना हो। अगर आप विचलित हो गए, घबरा गए, तो आपको नुकसान हो जाएगा। खड़े रहो तुम अविचल होकर हर आंधी तूफानों में, एक रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। मतलब फिर रामधारी सिंह दिनकर ने यह भी लिखा है, कौन विद ऐसा जग में कि टिक्स के आदमी के मग में, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं। ये रामधारी सिंह की कविता है, जब भगवान कृष्ण
दुर्योधन को संदेश देने आए थे, शांति संदेश देने आए थे। तो ऐसी सूरत में घबराइए मत, कुछ भी नहीं होगा। 42 साल में मैंने पता नहीं क्या क्या भुगता है, लेकिन मैं तो आई एम द गेनर। तो खैर एनीवे, अब मेरा एक आपको अलर्ट न्यूज है, आप एक अलर्ट बताऊंगा, माने ना माने आप लोगों की इच्छा है। कई बार आदमी फंस जाता है कुछ शेयरों में, और मान लीजिए कुछ 30 रुपए का शेयर 400 रुपये हो गया, बाई चांस हो गया, हो जाता है, शेयर बाजार है, इसमें कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो वो इन्वेस्टर ये समझने लग जाता है कि मेरे तो पता नहीं क्या हीरा हाथ लग गया, ये तो कोहिनूर का हीरा है, अगर मैंने छोड़ दिया तो मेरा सब कुछ चला जाएगा, बेच दिया तो प्रॉफिट बुक नहीं करता है। हमारे एक आध मित्र हैं, उनको भी हमने समझाया है खूब, लेकिन वो किसी तरह मानने को तैयार नहीं थे। अब परसों जाकर के जब उनकी हालत खराब होने लगी, तब उन्होंने कुछ शेयर बड़ी मुश्किल से बेचे हैं। भाई बेच करके इन शेयरों को या तो आप म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए इस पैसे को, या क्वालिटी शेयर्स खरीद लीजिए। सारे की मत खरीदो, 75 का खरीदो, 50 खरीदो, मत खरीदो, एफडीआर करा दो, बाजार को और करेक्ट होने तो जब खरीद लो, लेकिन कम से कम जो प्रॉफिट आया यार उसको बचा के तो घर लाओ भाई। ये क्या कर रहे हो आप लोग? खैर ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे। और लालच जो है शेयर बाजार में डूबने का कारण, ये जो साइबर क्रिमिनल्स क्या करते हैं, ये भी लालच देकर के फंसाते हैं लोगों को, या भय दिखा करके। आप बताइए, ये जो डिजिटल अरेस्ट है ये क्या है? व्हाट इज दिस? इज इट पॉसिबल कि कोई आदमी मेरे को आज बंबई बैठा हुआ आदमी टेलीफोन पर अरेस्ट कर ले? ये क्या होता है? कोई लीगल टर्म है क्या ये? और वो रिश्वत भी मांगता है, तो कम से कम देने वालों को ये सोचना चाहिए कि रिश्वत बैंक के जरिए ऑन रिकॉर्ड लेगा क्या कोई भी सरकारी आदमी? तो थोड़ा सा तो दिमाग लगाएं हैं। तो इसी तरह से शेयर बाजार में भी थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि जो कंपनी ग्रोथ नहीं दे रही है, नेगेटिव ग्रोथ दे रही है, जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी घटती चली जा रही है, जिसके सेक्टर में दम नहीं है, उस कंपनी में पैसा क्यों रखते हो भाई? ग्रोइंग कंपनी में लगाओ पैसा। तो दैट्स ऑल। अब मैं आपको ऐसे 5-7 ऐसे उदाहरण दूंगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं स्विगी की। स्विगी का जो शेयर है, आईपीओ आया था अभी 4-1 महीने पहले आया था, और तो उसको लिस्ट करवा दिया, 600 650 तक ले गए ऑपरेटर। अभी वो शेयर 300 सवा 300 रुपए है। तो खैर बहुत से बुद्धिमान लोगों ने बेच दिया होगा, लेकिन जो लालच या किसी भी तरह से नहीं बेच पाए हैं, वो मेरा उनसे अनुरोध है वो अभी भी बेच रहे हैं। जब जोमेटो की कंपनी अर्निंग पोजीशन में, वो 218 रुपए का रेट है आज उसका, तो ऐसी सूरत में स्विगी 300 सवा 300 रुपए का रेट कैसे हो सकता है? उसमें 2350 करोड़ रुपए का लॉस आया स्विगी में इस साल, लगातार लॉस दे रही है। तो ऐसी सूरत में कैसे होगा ये बताइए आप। अनदर थिंग, पेटीएम में 700 करोड़ रुपए का लॉस आया है। 2150 करोड़ में आईपीओ आया था, वो भाव कभी नहीं आया, और 350-400 तक के नीचे में यात्रा कर आया है। ऊपर अभी दोबारा उठ के 1000-1150 गया था। कुछ ऑपरेटर्स महोदय ले गए लोगों को फंसाने के लिए, चलो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अभी 699 करोड़ रुपया लॉस आया टीटीएम में। वो भी कोई एक्स्ट्रा आइटम के कारण आ गया है, अदरवाइज तो लॉस 2000 करोड़ रुपए साल का है। ये भी किसी के पास पड़े हों तो लालच छोड़ दें और कोई अच्छे शेयर में लगाएं। मतलब मैंने काफी एनालाइज कर रखे हैं, अपने फाइनेंस एडवाइजर से बात करके उस पैसे को लगाएं। बिल्कुल लालच ना करें, छोड़ दें, इमीडिएटली बेच देना चाहिए शेयर को। हालांकि मेरा काम कोई रिकमेंडेशन करने का नहीं है, मैं करता भी नहीं हूं, लेकिन मुझे बहुत बड़ी सहानुभूति है उन इन्वेस्टर्स के साथ जिनको लॉस हो चुका है। हो सकता है मेरे बताए हुए शेयरों में भी लॉस हुआ होगा, मैं ये नहीं कहता हूं, क्योंकि बाजार का जो धमाका था, गिरावट थी, उसमें हर शेयर गिरा है, हर सेक्टर गिरा है, लेकिन उनको रखिए, कोई लॉस नहीं होगा। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं, दे आर ग्रोइंग शेयर्स, हाईली टेक्निकल शेयर्स हैं, नहीं गिरेंगे। फिर हम कहते हैं हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, 44% माइनस प्रॉफिट आया है उसमें, डी ग्रोथ आई है 44% की, यानी प्रॉफिट घटा है। और पी रेशो तो नहीं होगा ही होगा अपने आप। जो लॉस मेकिंग कंपनी उनका क्या आएगा पी रेशो? सतलज जल विद्युत निगम 26% माइनस ग्रोथ आई है, उसका पी रेशो 37.5 है।
अडानी पावर का पी रेशो 15 है, जिसके अंदर आज भी 15% ग्रोथ आ रही है। 40 रुपए की ईपीएस, उसका रेट 485 रुपए है। तो ये सतलज जल विद्युत का 37.5 का पी रेशो कैसे होगा? 4,000 करोड़ की इक्विटी है इसकी, और सेल मुश्किल से 5-6 हजार करोड़ रुपए की। हाइड्रो पावर की कंपनी है। हाइड्रो पावर में हिमालय पर जो प्लांट है वो चलते ही 6 महीने साल में, क्यों? बर्फ जम जाती है, उसका फ्लो रुक जाता है। वो जो टरबाइन है, वो जो हाइड्रो की जो टरबाइन है वो पानी के प्रेशर से घूमती है। तो पानी का जब प्रेशर खत्म हो जाता है, वेलोसिटी खत्म हो जाती है उसकी, पानी जमने के कारण, तो उसकी प्रोडक्टिविटी समाप्त हो जाती है। तो वो 6 महीने ही प्रोडक्शन हो पाता है। तो वो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हुआ है, जो उसमें इन्वेस्टेड कैपिटल है, उसका रिटर्न नहीं मिल पाता। इन कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कमजोर है। और बहुत से लोग कहते मिल जाएंगे, इसका ये प्रोजेक्ट मिल रहा है, इसका ये प्रोजेक्ट लग रहा है, वो लग रहा है, वो लग रहा है, तो पैसों से लग रहे हैं उसमें। उसमें कैपिटल कॉस्ट भी आ रही है कंपनी की। इतनी बड़ा ब्याज का बर्डन क्रिएट हो जाएगा, दीज कंपनीज विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, इवन दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। मतलब सर्वाइवल ही मुश्किल है। रिटायर शेयर होल्डर्स को क्या देंगे? एम्प्लॉइज की तनख्वाह देने वही बात है। हालांकि भारत सरकार का प्रतिष्ठान है, मुझे आलोचना नहीं करनी चाहिए, लेकिन इन्वेस्टर का भी तो ध्यान रखना जरूरी है? इन्वेस्टर को मारना है क्या बेचारे को? अगर कोई, अरे अभी भी भेज दो, लॉस हो रहा है तो भी भेज दो इस पैसे को, और अभी मौका है, अच्छे अच्छे शेयर सस्ते मिल रहे हैं, ले लो उनसे। अच्छा, अब हम चलते हैं एनएचपीसी, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन। ये भी सतलज जल विद्युत का बड़ा भाई है। 12,000 करोड़ की पेड अप इक्विटी है इसकी। 23% की डी ग्रोथ आई है इसमें, वहां प्रॉफिट घट के आया है पिछले साल के मुकाबले। और पी रेशो कितना है? 28.7। रिलायंस का पी रेशो क्या है? मतलब एलएनटी का पी रेशो क्या है? 30 के आसपास है इन सबके पी रेशो आज की तारीख में। तो ऐसी सूरत में दोस्तों, एनएचपीसी सतलज जल विद्युत का 30-30, 40-40 के पी रेशो किस काम के है बताइए आप? तो ये लालच छोड़ो, अच्छे शेयरों में कन्वर्ट करो इस पैसे को, सबसे बेहतर है। इट इज एडवाइजेबल। मैं एडवाइजेबल क्या, मेरी एक स्टडी का कंक्लूजन है, मेरी कोई राय नहीं है, रिकमेंडेशन नहीं है मेरी। सॉरी, मतलब रेल विकास निगम कंस्ट्रक्शन का काम करती है। कोई रेलवे ने, कोई ऐसा नहीं रेलवे की कंपनी होने का मतलब रेलवे ने अपने कामों के टेंडरों में इनको कोई प्राइस प्रेफरेंस दे रखा हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो से और टेंडर देंगे, जो एलएनटी टेंडर देगी, या हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन देगा, या नागार्जुन या एनसीसी टेंडर देगा, इन द सेम वे दे विल आल्सो सबमिट देयर टेंडर। रेल विकास निगम विल आल्सो सेंडर इट्स टेंडर इन द सेम स्टाइल एंड डिजाइन। अगर लोएस्ट आएगा, काम मिल जाएगा, नहीं आएगा नहीं मिलेगा। तो काम मिल रहे हैं, मैं उससे डिनाई नहीं करता हूँ। 150-150, 200 करोड़, 250 करोड़ के काम मिल रहे हैं। एलएनटी को तो एक एक काम 20-20, 25-25 हजार करोड़ का मिला है। 156 करोड़ का ऑर्डर मिला रेलवे से, मोटे अक्षरों में टीवी पे छपा कर रेलवे आया। और एलएनटी को 13,000 करोड़ का ऑर्डर मिला, $1.5 बिलियन का, यूएई से। उसके बारे में कोई जिक्र नहीं था कहीं भी। तो ये पब्लिसिटी किस बात की? 100, 150, 200, 500 करोड़ के 2100 करोड़ की पेड अप इक्विटी है रेल विकास निगम की, और 15% माइनस ग्रोथ आई है। पी रेशो 56.4 का है। एलएनटी जो कि आईटी कंपनी है, कैपिटल गुड्स कंपनी है, डिफेंस कंपनी है, शिपिंग कंपनी है, कंस्ट्रक्शन में कंपनी है। 45% वर्क ऑर्डर्स फॉरेन के हैं, 55% भारत के हैं। कंटिन्यूअस ग्रो कर रही है, छोटी सी इक्विटी है, एक वेल एस्टेब्लिश्ड मैनेजमेंट है, दुनिया की 5-6 कंपनियों में से है। उसका पी रेशो तो 30-32 का, और आरवीएनएल का पी रेशो 56.4 का। फिर भी लोग बेच नहीं रहे, मुझे ताज्जुब आ रहा है। अरे भाई, ये क्या अवसर है, इसको बेच के बढ़िया शेयर ले लो। आज आपको 25-30 के पी रेशो पे तो बहुत एक से एक बढ़िया शेयर मिल जाएंगे मतलब। तो दोस्तों, मेरा आपको ये सुझाव है, आप माने ना माने, मेरी स्टडीज है, कंक्लूजन है ये, मतलब कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरा। तो ये आपकी इच्छा है, जैसा करें। बाकी आप अपने आप पर मेहरबानी कर लें। आप लोग अपने परिवार का ध्यान रखें, खुश रहें। मैं तो यही कह सकता हूँ, और आपकी खुशहाली के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ, और मेरा कोई लालच नहीं है। दैट्स ऑल। इतना ही रहने देते हैं चर्चा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।